शेयर करने लगा हूँ। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस मैंने लगा दी है, और जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट जो है इसको व्यू कर लेंगे। व्यू करने के बाद जो है वो अपनी अटेंडेंस अगर उसकी नहीं लगी तो वो अटेंडेंस जो है वो अपनी लगवाएगा। अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है मैंने लगा दी है, मैंने अटेंडेंस इसको शेयर कर दी है। दूसरे के तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो अटेंडेंस नज़र आ रही होगी। मैं टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई तो वही स्टूडेंट बोलेगा। लास्ट टाइम से हम लोगों ने थ्रेड की स्केजुलिंग और मल्टी प्रोसेस स्केजुलिंग इसी को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्केजुअल को हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो अब इसकी डिटेल में मजीद हम लोग चलते हैं आगे। थ्रेड स्केजुलिंग। Scheduling of thread involve two boundary scheduling। वो कहता है कि थ्रेड की जो स्केजुलिंग है वो बेसिकली दो उसकी बाउंड्रीज हैं, वो दो पे मबनी है। स्केजुलिंग ऑफ यूजर लेवल थ्रेड जो कि यूजर लेवल थ्रेड है, और दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड, यानी कि टू कर्नल लेवल थ्रेड वाया लाइट वे प्रोसेस LWP बाय द एप्लीकेशन डेवलपर। यानी जो एप्लीकेशन डेवलपर है अगर हम उसके लिहाज से बात करें तो फिर हमारा लाइट वेट प्रोसेस और साथ में ही आपका कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो कॉल होता है। स्केजुलिंग ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड बाय द सिस्टम स्केजुलर टू परफॉर्म डिफरेंट यूनिक OS फंक्शंस। वो कहता है कि अगर मैं कर्नल लेवल की बात करूं तो जितने भी हमारे स्केजुल्स हैं वो OS जो है वो हमेशा कर्नल लेवल पे जो बैठ के वो डिस्कस करता है, या कर्नल लेवल पे बैठ के ही वो उसकी स्केजुलिंग जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से हल करता है। लाइट वेट प्रोसेस LWP। लाइट वेट प्रोसेस आर थ्रेड इन द यूजर स्पेस दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस फॉर द ULT टू एक्सेस द फिजिकल CPU रिसोर्सेज। वो कहता है कि लाइट वेट प्रोसेस जो है वो ऐसे थ्रेड्स हैं जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब उसको स्पेस चाहिए होती है उसके अंदर वो फिजिकली प्रोसेसर से रिसोर्सेज को हासिल करते हुए इनका जो है वो इस्तेमाल करता है। थ्रेड्स लाइब्रेरी स्केड्यूल विच थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस टू रन वन विच LWP एंड हाउ लॉन्ग। वो कहता है कि जो थ्रेड है वो ये चेक करता है, ये स्केड्यूलिंग करता है कि थ्रेड का जो प्रोसेसर है वो कब रन होगा और कब लो लाइट वेट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, या उनका साइज जो है वो कितना लेंथी होगा। The number of LWP created by the thread library depends on the type of application। वो कहता है कि ये एप्लीकेशन की टाइप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जो LWP है वो लाइब्रेरी के अंदर किस तरह से जो है वो जनरेट किए जाते हैं, या आप किस तरह से इन लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करने के बाद आप अपने प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल करते हो। In the case of an IO bound application, the number of LWP depend on the number of user level thread। वो कहता है कि अगर मैं ये बात कहूं कि इनपुट आउटपुट तमाम बाउंड्रीज की जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यानी जो आपकी IO डिवाइसेस को इस्तेमाल करती हैं, वो तमाम एप्लीकेशन जो हैं वो बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस के ऊपर मबनी होती हैं और यूजर जो है वो आसानी जो है वो अपने थ्रेड्स को इनके अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। This is because when LWP is blocked on IO operation,
वो कहता है कि ये सिर्फ यही वजह हो सकती है या इसकी ये वजह हो सकती है कि जब आपका LWP ब्लॉक होता है तो IO डिवाइसेस को ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम होता है. देन to invoke the other ULT, the thread library need to create the scheduling and other LWP. वो कहता है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि यूजर लेवल पे जितने भी थ्रेड है वो अपनी मर्जी के मुताबिक नए थ्रेड क्रिएट करेगा. नए थ्रेड्स को क्रिएट करने के बाद उनकी लाइब्रेरीज को उठाएगा और उसको लाइट वेट प्रोसेस में जो है दोबारा से इंसर्ट कर देगा ताकि आपका जो IO एप्लीकेशन है वो बाउंड ना हो सके. Thus, in an IO bound application, the number of LWP is equal to number of ULT. ताकि दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए. यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं और आपके लाइट वेट प्रोसेस है, जब तक उन दोनों का लेवल बराबर नहीं होगा उस वक्त तक आपके LWP या ULT जो है वो काम नहीं करेंगे. आपके IO बाउंड इनपुट आउटपुट जो बाउंड एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी. इन द केस ऑफ अ CPU बाउंड एप्लीकेशन इज डिपेंड only on the application. Each LWP is attached to a separate kernel level thread. वो कहता है कि CPU जो है क्या होता है कि CPU इन एप्लीकेशंस को बाउंड कर लेता है और देख रहा होता है कि CPU इनके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर तो हर लाइट वेट प्रोसेस एक इसके साथ अटैच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो कॉल होना शुरू हो जाता है. इन रियल टाइम द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द थ्रेड scheduling is beyond specifying the scheduling policy and the priority. It required to control to be specified for the user level thread, contention scope and allocation domain. वो कहता है कि रियल लाइफ में अगर हम बात करें या रियल टाइम में बात करें तो क्या होता है कि जो पहली बाउंड्री होती है आपके थ्रेड की वो स्केजुलिंग कर रही होती है किसी खास पॉलिसीज की प्रायोरिटी के ऊपर. यानी उसको स्केजुअल की पॉलिसी भी चाहिए, उसको स्केजुअल में प्रायोरिटी भी चाहिए. वो दोनों को देखते हुए इस लेवल को कर रहा होता है. इट रिक्वायर्ड टू कंट्रोल टू बी स्पेसिफाइड फॉर द यूजर लेवल थ्रेड. और यहाँ पे यूजर लेवल थ्रेड जो है वो स्पेसिफाइड तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. उसमें दो उसके लेवल हो सकता है, कंटेंशन स्कोप हो सकता है और एलोकेशन ऑफ द डोमेन हो सकता है. अब नंबर 1 है जी आपका कंटेंशन स्कोप, कि ये कंटेंशन स्कोप बेसिकली है क्या और ये थ्रेड्स के अंदर किस तरह से वर्क करता है. द वर्ड कंटेंशन हेयर रेफर टू द कंपटीशन और फाइट among the user level thread to access the kernel resources. वो कह रहा है कर्नल के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूजर लेवल के ऊपर जो भी थ्रेड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनका कंपटीशन करता है, उनके साथ फाइट करता है ताकि thus this control define the extent to which contention take place, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी प्लेस जगह जो है वो बना सके. It is defined by the application developer using the thread library. और ये यूजर जब डेवलप कर रहा होता है, एप्लीकेशन डेवलपर जो होता है वो जब अपनी लाइब्रेरीज बना रहा होता है, प्रोग्राम लिख रहा होता है, तो उस वक्त वो इन एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर होता है. डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कंटेंशन इट इज क्लासिफाइड एज प्रोसेस कंटेंशन स्कोप एंड सिस्टम कंटेंशन स्कोप. वो कहता है इस चीज को दो लेवल कहा जा सकते हैं कि एक क्लासिफाइड है और दूसरा प्रोसेस कंट्रोल आपका है स्कोप और जो है आपका सिस्टम कंटेंशन स्कोप है. पहला है जी प्रोसेस कंटेंशन स्कोप PCS. द कंटेंशन टेक प्लेस अमंग थ्रेड विद इन अ सेम प्रोसेस, यानी एक ही प्रोसेस के अंदर दूसरा प्रोसेस जो है थ्रेड जो है वो प्रोसेस के अंदर चल रहा होता है एक ही टाइम में. द थ्रेड्स लाइब्रेरी स्केड्यूल द हाई प्रायोरिटाइज PCS थ्रेड टू एक्सेस द रिसोर्सेज वाया available LWP's priority as specified by the application developer during the thread creation. वो कहता है जैसे ही थ्रेड क्रिएशन होता है, लो लेवल प्रोसेस क्रिएट हो रहे होते हैं, उस वक्त जो है PCS जो है वो अपना काम प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो कर रहा होता है. सिस्टम कंटेंशन स्कोप. दिस कंटेंशन टेक प्लेस अमंग ऑल थ्रेड्स इन द सिस्टम. ये जितने भी आपके SCS हैं
ये सारे के सारे सिस्टम लेवल पे जो है वो थ्रेड्स कॉल हो रहे होते हैं। इन दिस केस एवरी SCS थ्रेड इज एसोसिएटेड टू अचीव each LWP by the thread library and or scheduled by the system scheduler to access the kernel's resources। वो कहता है इससे क्या होता है कि कर्नल के रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर तरीके से सिस्टम को जो है वो बता दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने स्केड्यूल लाइब्रेरी को, थ्रेड की लाइब्रेरी को जो है वो एक्सेस कर सके। इन लाइनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द पोस्ट pthread library provide a function pthread at ATTR set scope to define the type of contention scope for a thread during its creation। यहाँ पे एक कोड की एक लाइन दी गई है जो कि हम लोग लाइनक्स में और यूनिक्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो पोक्स pthread जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके उसकी लाइब्रेरी। जैसे कि ये डिफाइन किया गया इंटीजर pthread ATTR set scope into pthread ATTR pointer type ATTR on integer scope। The first parameter denote to which thread within the process the scope is defined। The second parameter defines the scope of the contention for the thread option। It take two values। एक आपका pre thread scope system लेगा और दूसरी वैल्यू p thread scope process लेगा। क्योंकि यहाँ पे आप गौर से अगर देखें तो दो वैल्यू इसको पास हो रही हैं, एक पॉइंटर टाइप वैल्यू पास हो रही है जो कि सिस्टम के पास जाएगी और एक आपका स्कोप डायरेक्ट एक इंटीजर पास हो रहा है जो आपका प्रोसेसर का जो स्कोप है वो आपको रिटर्न कर रहा होगा और पास कर रहा होगा। इफ द स्कोप वैल्यू स्पेसिफाइड इज नॉट सपोर्टेड बाय द सिस्टम, अगर तो ये वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती, देन द फंक्शन रिटर्न एंड ई नॉट सेटअप। तो फिर वो क्या करेगा, वो एंड ऑफ स्कोप जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि ये एलोकेट, डोमेन को एलोकेट कैसा होता है। The allocation domain is a set of one or more resource for each a thread is competing। वो कहता है कि एलोकेशन डोमेन जो है उस वक्त सेट की जाती है जब एक और एक से ज्यादा रिसोर्सेज जो है उसके जो थ्रेड है वो आपस में कंप्लीट हो रहे हो, आपस में कंपटीशन में हो। इन द मल्टी कोर सिस्टम में there may be one or more allocation domain where each consists of one or more core। वो कहता है कि मल्टीपल डोमेन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी एलोकेशन हो रही होती है वो सारी की सारी को एक कोर के ऊपर या मल्टी कोर के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट हो रही होती है। वन ULT कैन बी अ पार्ट ऑफ वन और मोर एलोकेशन डोमेन। एक आपका यूजर लेवल थ्रेड जो है वो एक वक्त में एक या एक से ज्यादा डोमेन को एलोकेशन कर सकता है या एलोकेट कर सकता है। ड्यू टू दिस हाई कॉम्प्लेक्सिटी इन डीलिंग विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल इंटरफेस, दिस कंट्रोल इज नॉट स्पेसिफाइड बट बाय डिफॉल्ट द मल्टी कोर सिस्टम will have an interface that affect the allocation domain of a thread। वो कहता है कि जी जितने भी ये आपका जो भी हाई लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे वो हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है चाहे वो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है, वो कोई भी इंटरफेस है, खास तौर पे कोई स्पेसिफिक कंट्रोल है, उसको भी इसने जो है वो साथ के साथ लेके चलना है। बट बाय डिफॉल्ट द मल्टी कोर, लेकिन मल्टी कोर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मल्टी कोर सिस्टम कौन से है, जैसे आपके सर्वर्स है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये मल्टी कोर सिस्टम्स हैं। इनमें मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं, मल्टी कोरे हैं, रैम्स भी आपकी बहुत ज्यादा है, इसी तरह आपकी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ज्यादा लगी हुई हैं। तो उन सिस्टमों में क्योंकि लाइनक्स यूनिक्स के अंदर हम लोग ज्यादातर मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं फिजिकली, यानी जिसमें आपके 10-12 प्रोसेसर लगे हो, रैम्स बहुत ज्यादा लगी हुई है, 4-5 हार्ड डिस्क जो है वो लगी है। तो उस हिसाब से जो सिस्टम बने होते हैं उनके हिसाब से ही उनकी डोमेन जो है वो एलोकेशन की जाती है और उसका इंटरफेस जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय आसानी से डिजाइन किया जाता है और कोई भी थ्रेड जो है उसको वो कॉल कर सकता है। कंसिडर अ सिनेरियो एन ऑपरेट, यहाँ पे एक सिनेरियो को उसने डिस्कस किया है जी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद 3 प्रोसेस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अगर 3 प्रोसेस एट अ टाइम चल रहे हैं, P1 P2 P3 एंड 10 यूजर लेवल थ्रेड्स T1 से T10 विद अ सिंगल एलोकेशन डोमेन, एक ही डोमेन के ऊपर 10 यूजर काम कर रहे हैं, लेकिन 10 यूजर 3 डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं।
It means 100% of CPU resources will be distributed among all three process. यानी कि 10 यूजर 3 प्रोसेस को, इट मींस कि 100% जो प्रोसेसर है वो इस्तेमाल हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन 3 प्रोसेस को देखते हुए. द अमाउंट of CPU resource allocated to each process and to each thread depend on the contention scope. वो कहता है कि उस वक्त क्या होता है कि CPU जो है वो अपनी अमाउंट को चेक कर होता है, रिसोर्सेज को चेक कर होता है, जो उसको एलोकेट किए गए हैं उनको चेक कर होता है, उसके हर एक प्रोसेस को चेक कर होता है, ताकि जो भी इसमें कंटेंशन स्कोप या स्केड्यूलिंग पॉलिसी या उसकी प्रायोरिटी आती है वो उसको प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन डेवलपर जो है वो उसको डिफाइन करे लाइब्रेरी में, और उसको डिफाइन जब करे तो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से उसका स्केड्यूल्स बना के उसको रिटर्न करे. द यूजर लेवल थ्रेड ऑल ऑफ आ डिफरेंट कंटेंट स्कोप. वो कहता है कि इसी तरह यूजर लेवल जो थ्रेड्स हैं वो कंटेंशन स्कोप के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. अब वही जो P1, P2 एंड P3 प्रोसेस चल रहे थे उन्हीं की डिटेल अब बाय यूजर बाय LWP और ULT इसके लिहाज से अब हमने डिफाइन की हुई है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूजर की स्पेस है P1, P2, P3, डिफरेंट LWP चल रहे हैं और डिफरेंट कर्नल लेवल स्पेस जो है वो इस्तेमाल हो रही है. मल्टीपल यूजर जो है वो बैठ के इस पे काम कर रहे हैं. प्रोसेस P1, all PCS thread T1, T2, T3 of process P1 with compete among themselves. The PCS thread of the same process can share one or more LWP. यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो एक ही वक्त में मल्टीपल LWP 3 यूजर जो है वो बैठे हुए थ्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन ये T1 और T2 जो है वो एक LWP को इस्तेमाल कर रहा है और T3 जो है वो एक ही को इस्तेमाल कर रहा है. तो वो यही बता रहा है कि T1, T2 शेयर LWP वो दोनों शेयर कर रहे हैं, जबकि जो थ्रेड 3 है नंबर 3 वो सेपरेटली LW का इस्तेमाल कर रहा है. Between T1 and T allocation of the kernel resources via LWP is based on primitive priority scheduling by the thread library. अब क्या होगा कि इसमें जो भी प्रायोरिटी होगा T1 में और T2 में जो भी प्रायोरिटी लेवल होगा उस प्रायोरिटी लेवल के ऊपर वो स्केड्यूलिंग जो है वो कर रहे होगा और वो थ्रेड्स की लाइब्रेरी को जनरेट कर होगा. अ थ्रेड with a high priority will permit low priority threads, whereas thread T1 of the process P1 cannot permit thread T3 to process P3 even if the priority of T1 is generated then the priority of T3. If the priority is equal then allocation of ULT to available LWP is based on the scheduling policy of thread by system scheduling, not by thread library in this case. वो कहता है कि इसमें ये देखा जाता है क्योंकि आपका LWP T1 और T2 के ऊपर जो है वो शेयर हो रहा है और ये शेयर में ही उसने लो लेवल प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट करना है, यूजर लेवल थ्रेड्स को बनाना है और ये चेक करना है कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो थ्रेड की प्रायोरिटी है वो किसको जो है वो असाइन की जा रही है. प्रोसेस नंबर 2 है जी आपका both SCS stand T4 and T5 of the process P2 will compete with process P1 as a whole and with SCS thread T8, T9, T10 of the process P3. The system schedule will schedule the kernel resources among P1, T4, T5, T8, T9 and T10 and PCS standard T67 of the process P3 considering each as a separate process. Here the thread library no control of scheduling the ULT to the kernel resources. वो कहता है कि ये क्योंकि इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ये इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ये इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ULT की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये डायरेक्टली LWP से जो है वो अपना काम चलाएंगे, डायरेक्ट कर्नल के साथ डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी थ्रेड्स हैं उनको वो एलोकेट कर लेंगे. अब है जी प्रोसेस P, कॉम्बिनेशन ऑफ PCS एंड SCS थ्रेड, यानी ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जो है ये प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है. Considered if the system scheduler allocate 50% of CPU resources to process P3, then 25% of resources is for process scope thread and remaining 25% of our system scope thread.
वो कहता है कि उस थ्रेड को उसने क्या किया, मुख्तलिफ परसेंटेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। 50% जो है वो एलोकेट स्केजुलर कर रहा है, 25% जो है वो एक प्रोसेस कर रहा है, 25% जो है वो जो रह गया है वो सिस्टम स्कोप जो है वो उसको लेके जा रहा है। यानी 25% आपका प्रोसेस स्कोप लेके जा रहा है, 25% आपका सिस्टम स्कोप जो है वो लेके जा रहा है। काम आपका जो है वो एज सुन एज पॉसिबल, जितनी हाई स्पीड में वो कर सकता है, क्योंकि दोनों आपके पीसीएस और एससीएस जो है इसमें कॉम्बिनेशन के साथ कंबाइन जो है वो वर्क कर रहे हैं। द पीसीएस थ्रेड T6 and T7 will be allocated to access then 25 resources based on the priority by the thread library। यानी वो थ्रेड लाइब्रेरी से 25% रिसोर्सेज को जो है वो allocate कर रहा है। The SCS thread T8, T9, T10 will divided the 25% resources among themselves and access the kernel resources via separate LWP and KLT। वो कहता है कि बाकी जो बचता है वो क्या होता है, कर्नल लेवल जो थ्रेड्स हैं वो ही इसको जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। द SCS schedule is by system schedule, और यही वजह है कि हम SCS को सिस्टम लेवल की स्केजुलिंग जो है वो कहते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग स्केजुलिंग। यानी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो थ्रेड्स हैं वो कितने लेवल के हैं, या थ्रेड कहां कहां पे कॉल होते हैं, या थ्रेड की लाइब्रेरी जो है वो किन किन लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज्यादा, जिसके मैंने आपको प्रोग्राम्स भी दिए थे, जिसमें आपकी C and C++ थी, जावा थी, पाइथन थी, पर्ल थी। उन सब में थ्रेड जो है वो डिफरेंट लेवल पे आपने देखे होंगे, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट वर्क करते हुए आपको नजर आए होंगे। इसी तरह से अब हमारे पास है कि मल्टी प्रोसेसिंग स्केजुलिंग जो है वो क्या होती है। आगे चल के स्केजुलिंग के जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो हर स्केजुलिंग के अंदर आपको 3, 3, 4, 4 डिफरेंट फिर प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि जी मल्टी प्रोसेसिंग स्केजुलिंग जो है वो हाउ टू वर्क मल्टी प्रोसेसिंग स्केजुलिंग इन आ OS। In the multiprocessor scheduling, there are multiple CPUs which share the load so that various processes run simultaneously। वो कहता है कि मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग में क्या होता है कि मल्टीपल सीपीयूज जो है वो अपने लोड को शेयर करके प्रॉपर तरीके से सिमल्टेनियसली तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। इन जनरल द मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू सिंगल प्रोसेस स्केजुलिंग। वो कहता है कि अगर हम आम रूटीन में बात करें तो मल्टी प्रोसेस स्केजुलिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर सिंगल प्रोसेस स्केजुलिंग के। In the multiprocessor scheduling, there are many processors that they are identical and we can run any process at any time। वो कहता है कि हम मल्टीपल प्रोसेस जो है वो रन कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन हमें उनको एडिशनली चेक करना है, उनको इनिशियली चेक करना है कि वो प्रोसेस क्या उस तरीके में उस लेवल पे प्रॉपर लेवल पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। The multiple CPUs in the system or in the close communication with share a common bus। वो कहता है कि एक ही बस के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से आपकी वो चाहे 32 बिट है, चाहे 16 बिट है, चाहे आपके 128 बिट है, चाहे 64 बिट है, एनी बिट बस जितनी भी है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारे पास बसेस की भी टर्म्स है। सिस्टम बस है, एड्रेस बस है, एप्लीकेशन बस, इस तरह की मुख्तलिफ तरह की डाटा बसेस है, आपकी एड्रेस बसेस है जो कि आपके डाटे को प्रोसेसर से लेकर मदरबोर्ड तक, रैम तक प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करवाती है। तो इसी तरह जब मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होगी तो इट मींस आपकी वही बसेस जो है वो कॉमन मल्टी लेवल जो है वो शेयरिंग कर रही होंगी। मेमोरी एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, चाहे वो आपकी मेमोरी है चाहे वो दूसरी डिवाइसेस हैं, सब के अंदर वो कॉमन ही बस जो है, डाटा बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस जो है वो कॉमन तरीके से सीपीयू के साथ काम करके वर्क कर रहे होंगे। सो वी कैन से दैट द सिस्टम इज अ टाइटली कपल्ड सिस्टम। वो कहता है कि इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत ज्यादा टाइट है, कपल जो है वो सिस्टम है, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। These systems are used when we want to process a bulk amount of data।
और ये उस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बल्क डाटा, रफ डाटा जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दीज सिस्टम्स आर मेनली यूज्ड इन सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग। और इस तरह के जितने भी सिस्टम है ये ज़्यादातर आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, आपकी वेदर की प्रिडिक्शन में और कोई भी नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में ये जो है वो हमें हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक मल्टी प्रोसेस मॉडल। वो कहता है कि मल्टी सिस्टम प्रोसेसिंग वर्क के अंदर कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपके मल्टी प्रोसेसर मॉडल जो है वो आप काम करोगे। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर ईच प्रोसेसर वर्क ऑन द एडिशनली कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दीज कॉपी कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो कहता है कि इसमें होता क्या है कि सारे के सारे प्रोसेसर जो है वो एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी अपने पास कर रहे होते हैं और उन्हीं कॉपीज को आपस में शेयर करके मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो कर रहे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम वी कैन सेव मनी बिकॉज ऑफ अदर लाइक पेरिफेरियल। वो कहता है इससे क्या होता है कि हम अपनी रकम को बहुत ज्यादा सेव कर चुके होते हैं, चाहे वो जितनी भी डिवाइसेज हैं। हर डिवाइस जो है वो मल्टी प्रोसेस के अंदर मल्टी जो है वर्किंग कर रही होती है, क्योंकि उसमें मल्टी प्रोसेसर होते हैं, मल्टी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उन तमाम के अंदर वो जो है वो वर्क कर होता है। पावर सप्लाई एंड अदर डिवाइसेस आर शेयर्ड, हत्ता कि आपकी पावर सप्लाई भी और दूसरी डिवाइसेस भी जो है वो शेयर हो रही होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कैन डू मोर वर्क इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इफ वन सिस्टम फेल इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम द होल सिस्टम विल नॉट halt, only the speed of the processor will be slowed down। वो कहता है कि इसमें क्या होगा कि मल्टी प्रोसेसर की वजह से आपके पूरे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन वो इफेक्ट भी ना होने के बराबर। क्यों? उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि एक ही चीज जो है, एक ही थ्रेड या एक ही वर्क जो है वो मल्टी प्रोसेसर जो है वो कर रहे हैं, तो इस वजह से उसकी स्पीड पे असर होगा। आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो सकता है। The whole performance of the multiprocessor system is managed by the operating system. Operating system assign different tasks to the different processor in the system। वो कहता है कि वो different tasks जो है वो apply कर होता है operating system के अंदर। In the multiprocessing system, the processor break into the thread which they can be run independently। और वो इंडिपेंडेंटली तौर पे जितने भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है वो क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी थ्रेड्स आ रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेस आ रहे होते हैं, उन सबको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद इंडिपेंडेंटली तौर पे जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। सेशन क्लोज होने लगा जी। अब मैं अटेंडेंस जो है वो शेयर करने लगा हूं, ताकि जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो नहीं हुई वो एक दफ़ा अपनी अटेंडेंस को देख लें, और उसके बाद जो है जैसे सेशन क्लोज होता है, सेशन के बाद दोबारा से जो मैं लेक्चर जो है वो शेयर करूंगा। जो स्टूडेंट नहीं आए सिर्फ वही स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस जो है वो आप लगा लेंगे। इसके बाद मैंने अटेंडेंस जो है वो क्लोज कर दी। बहुत सी स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। लेक्चर को दोबारा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। कि तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, दिस टाइप ऑफ सिस्टम अलाउ द थ्रेड टू रन वन और मोर वन प्रोसेसर सिमल्टेनियसली। वो कहता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे थ्रेड्स और ब्रेकडाउन हो चुका होता है प्रोसेसर्स का, वो सिमल्टेनियसली जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इन दिस सिस्टम द वेरियस प्रोसेस इन पैरेलल, सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। क्योंकि ये पैरेलल काम कर रहे होते हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी ऑफ द CPU to run various processes simultaneously in the multi-process system. There is dynamically share of resources among the various processor। वो कहता है कि इसीलिए हम इसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इज a kind of regular OS which handle many system call at the same time, do memory manage, provide files management, also the input output devices।
वो कहता है कि मल्टी प्रोसेसर जो सिस्टम है वो असल में यही वर्क करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी आपकी हैंडलिंग कर होता है, अपनी कॉल सिस्टम्स कॉल कर होता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, वो आपकी फाइल मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी हिस्सा है. देयर आर सम एक्स्ट्रा फीचर विच मल्टी प्रोसेसर परफॉर्म: process synchronization, resource management, scheduling. There are various organizations of the multi-processor operating system. वो कहता है बहुत सारी वेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम भी कर रही हैं. ईच सीपीयू हैज इट्स ओन ओएस. हर सीपीयू का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका होता है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर. इन दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन there are much central processing unit in the system, and the each CPU has its own private operating system and memory in share among all the processor, and input output system are also shared. All system is connected by a single bus. अब वो आपकी सिस्टम बस हो सकती है, वो आपकी डाटा बस हो सकती है, वो आपकी एड्रेस बस हो सकती है, कोई भी बस हो सकती है, लेकिन जितने भी प्रोसेस आपने भेजे हैं वो सारे प्रोसेस अलग अलग अपनी कॉपीज बना के उनके अंदर जो है वो शेयर कर रहे होते हैं. और जब वो मेमोरी को डाटा भेज रहे होते हैं तो भी उस मेमोरी के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेसेस जो है वो बता दिए जाते हैं. मास्टर स्लेव मल्टी प्रोसेसर. इन दिस टाइप of the multiprocessor model, there is a single data structure which keeps track of the ready processor. In this model, one central processing unit work as master and other central processing unit work as a slave. In this, all the processors are handled by a single processor which is handled master server. The master server runs the operating system process and the slave server run the user processor. The memory and input output devices are shared among all the processor, and all the processor are connected to the common bus. This system is simple and reduce the data sharing, so this system is called autonomous multiprocessing. वो कहता है कि वही चीज है कि आपके जितने भी प्रोसेसर हैं मास्टर स्लेव की फॉर्म में काम करते हैं. जैसे कि आपका सर्वर है, अब यूनिक्स का सर्वर है तो वो हर एक सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है. लाइनक्स का सर्वर भी हर एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है और यूजर जो उसमें बआसानी जो है काम कर होता है. और इसी तरह से हर यूजर जो है वो अपने अपने प्रोसेसर पे मल्टी थ्रेड जो है वो काम कर रहे होते हैं. जैसे कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि मल्टीपल सीपीयूज हैं, मल्टीपल प्रोसेसर हैं, लेकिन सारे जो है मेमोरी और प्रोसेसर जो है आपस में शेयर कर रहे हैं. सिस्टमैटिक मल्टी प्रोसेसर SMP. Semantic multiprocessor is the third model. In this model, there is one copy of the OS in the memory. वो कहता है कि एक ही OS की कॉपी जो है वो मेमोरी में लोड कर दी जाती है, but any central processing unit can run it. और सारे के सारे जो CPU है वो इसी को रन कर रहे होते हैं. Now when a जो system call is made, then the central processing unit on which the system call was made trap to the kernel and then process that system calls. This model balance process and memory dynamic. This approach uses semantic multiprocessor where each processor is self scheduling. वो कहता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि हर प्रोसेसर जो है अपनी ही स्केजुलिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो कॉपी है वो मेमोरी के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी पड़ी हुई है और उसी से वो वहां से उसको शेयर भी कर रहा होता है. Thus, the scheduling proceed further by having the scheduler for each processor examine the ready queue and select a processor to execute. In this system, this is possible that all the process may be in common ready queue and each processor may have its own private queue for the ready process. There are mainly three resources to contention that can be founded in the multiprocessor operating system. वो कहता है कि तीन तरह की contention जो है वो हम देखते हैं, हमें मिलती हैं जो कि मल्टी प्रोसेसर के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती है. नंबर 1, लुकिंग सिस्टम. As we know that the resources are shared in multiprocessor system, so there is a need to protect these resources for safe access among the multiple processor. The main purpose of locking scheme is to serialize access to the resources by the multiprocessor. वो कहता है कि लॉकिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम तमाम रिसोर्सेज को शेयर कर देते हैं मल्टी प्रोसेसर के ऊपर, और OS जो है
वो उनको क्या कर होता है, वो प्रॉपर तरीके से हर एक प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर होता है ताकि मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और इसको एक सीरियलाइज जो है एक सीरियल बना दी जाती है, उस सीरियल के ऊपर जो है वो प्रोसेस अपना काम कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। शेयर डाटा, व्हेन द मल्टीपल प्रोसेसर एक्सेस the same data at the same time, then there are may be a chance of inconsistency of data. So to protect this, we have to use some protocol or locking scheme. Cache coherence, it is the shared resources data which is stored the multiple local cache. वो कहता है कि जो CPU के कैशे हैं वो लोकल लेवल के ऊपर तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो है वो शेयर हो रहे होते हैं, वो चेक हो रहे होते हैं। सपोज देयर आर टू क्लाइंट हैव अ कैश्ड कॉपी ऑफ मेमोरी एंड वन क्लाइंट चेंज द मेमोरी ब्लॉक एंड अदर क्लाइंट कुड बी लेफ्ट विद द इंडिविजुअल कैशे विद नोटिफिकेशन ऑफ द चेंज। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय मेंटेनिंग अ चॉइस व्यू ऑफ द डाटा। तो वो कहता है इसमें क्या होता है, किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो रहा था और कैशे जो है वो आसानी जो है कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए जो है वो क्लाइंट जो है वो प्रॉपर तरीके से सिस्टम के ऊपर अपने डाटा को मेंटेन कर रहा होता है और इसी चीज को हम लोग कैशे यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब जो स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन नहीं हुए लेक्चर के अंदर, मैं उनको एब्सेंट मार्क कर रहा हूं क्योंकि वो पहले सेशन में थे लेकिन वो दूसरे सेशन में नहीं आए। बस इन्हीं स्टूडेंट्स की जो है वो प्रेजेंट लगाई जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।